इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक बल्क पॉजिटिव और उसमें एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में जो फोर्स है उसका कुछ एक अनुमान लगाना, ये इस सवाल के पीछे मकसद था। ठीक है, तो जिन्होंने कैलकुलेट किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कोशिश करें। और ये बात ध्यान रखें कि उनके बीच में एक फोर्स है। ठीक है, ये बात हमारे आज की चर्चा के लिए काम आने वाला है। उसके बाद एक तीसरा सवाल था कि जो प्रकाश है, प्रकाश की यदि हम जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें स्लिट बने हुए थे और डिफ्रैक्शन हो रहा था, उसके बजाय अगर छेद हो तो क्या होगा, मतलब स्लिट के बजाय होल। तो इसके बारे में क्या अनुमान है? ये सवाल केवल इसलिए था ये समझने के लिए कि क्या आप एक अनुमान लगा पा रहे हैं कि डिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो इसका क्या जवाब है? किसी का जवाब आ नहीं रहा है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, बट मुझे ऐसा लगा कि जो अब जब लाइट होल से पास होगी तो अगेन ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो सेंटर में जो इंटेंसिटी होगी कंपेयर टू अगर एक स्लिट हो उससे बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, लेकिन ये फ्रिंजेस जो है, फ्रिंजेस का आकार क्या होगा? सर्कुलर, सर्कुलर। मतलब हाँ हाँ हाँ, सर्कुलर सही है, मतलब ये रिंग्स होंगी। ठीक है, हाँ जो हाँ। फ्रिंज पैटर्न जो बनेगा, हाँ शुभम लिख रहे हैं कि सर्कुलर रिंग्स बनेगी, सही है। तो ये इस तरह का जो है प्रयोग आप बहुत Can I say आसानी से कर something? सकते हैं। हाँ हाँ बोलो। Can I say something? श्योर श्योर। अगर वो रीडिंग्स पढ़े होते तो मिल जाता आंसर। सही है, उसमें था, उसमें कहीं एक मेरे ख्याल से डायग्राम भी था। ठीक है, तो ये एक था, ये एक मुद्दा देखना था। और जो आखिरी सवाल था वो कैथोड रे ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। उसमें जब हम उसकी चर्चा कर रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे सवाल आए थे कि क्या वो बीम ऊपर जाएगी, बाएं जाएगी, दाएं जाएगी, ऐसे कुछ। तो उस सिलसिले में ये सवाल था कि जो हमारा दूसरा डायग्राम था उसमें कैथोड रे ट्यूब वाले में, उस दूसरे डायग्राम में जो ए बी और सी तीन पॉइंट्स उसमें दिखाए थे, तो उन तीन पॉइंट्स पे वो इलेक्ट्रॉन्स कब पहुंचेंगे, मतलब किस कंडीशन में पहुंचेंगे, ये सवाल था। तो क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है? उस दिन जब आप बात कर रहे थे तब भी इस पे बात हुई थी ना हाँ तब भी हुई थी कि उसमें वो, बात। हाँ सही है, उसमें बात हुई थी। हाँ, because that A B C हाँ points were there हाँ and हाँ। तो बी हाँ, पे कब पहुंचेगा? एक B बीच वाला है हाँ ना। बी बीच वाला है जिसमें कुछ डिफ्लेक्शन नहीं है। हाँ ठीक है। और ए में कब कब पहुंचेगा? क्या कोई एक ही तय कंडीशन है जिसमें ए में पहुंचेगा? क्या ऐसा ही बी के लिए है, और या क्या ऐसा ही सी के लिए भी है? तो उस दिन जो बात हो रही थी, जब बी जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब उसमें दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे, तब वो बी पर पहुंचेगा, यानी कि जो पोटेंशियल से फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स और जो हाँ मैग्नेट से फोर्स लग रहा है। हाँ हाँ और अगर हम डायरेक्शन देखें इलेक्ट्रिक फोर्स की तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है। तो अगर जब इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे यानी ए पोजीशन पे, और जब वो ज़्यादा होगा तो सी पे चले जाएंगे। हाँ तो जब आप अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे वेदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो वो अलग अलग, मतलब ज्यादा ऊपर जाएगा, हाँ कभी हाँ कभी ज्यादा हाँ। नीचे आएगा। मतलब आपको अगर बी से अगर केवल, सो whenever both are balanced, हाँ मतलब यू कैन टेक ए ज्यादा ऊपर ले जा सकते हो, हाँ सी हाँ ज्यादा बिल्कुल नीचे ले जा बिल्कुल। सकते हो, और जब ये दोनों जितने भी हाँ अमाउंट है बैलेंस हाँ, होंगे। मुद्दा मुद्दा ये है कि बी की जो जगह है वो बिल्कुल यूनिक है। वो एक ही कंडीशन में बी पे पहुंच सकता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो। और ए पे पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड को कम कर ज्यादा। नहीं, इवन बी हाँ के लिए हाँ आप हाँ ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स करोगे उतना ज्यादा हाँ, मैग्नेटिक लेकिन करना वो पड़ेगा ना। हमेशा बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस हाँ होगा तभी दैट्स, होगा। हाँ
और ए और सी के लिए किसी भी तरह से अगर वो अनबैलेंस हो जाए तो ऊपर या नीचे की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा रिवीजन अच्छा था। तो आज हमने इसमें एक थोड़े से कल पिछले वाले डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उस चर्चा का थोड़ा सा हम एक सारांश देखेंगे पहले। तो पिछली बार हमने देखा कि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलने वाली कुछ एक चीज़ है, और वो क्या वो लहर है, तरंग है, या फिर कण है, इसको लेके बहुत सारे सवाल थे, लड़ाई थी, और दोनों ही इसके लिए हमारे पास सबूत थे। प्रकाश के कण होने के सबूत थे, प्रकाश के तरंग होने के भी सबूत थे। प्रकाश के तरंग होने के सबूत उसको लेके हमने एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो जिसमें डिफ्रैक्शन या विवर्तन जो होता है उसको वो एक इसका बहुत तगड़ा सबूत है कि प्रकाश की तरंगें होती है। प्रकाश के कण होने के पीछे न्यूटन का एक बड़ा जो एक उसके पीछे जो कारण उसने रखा था कि प्रकाश के कण है, उस पर कोई अगर बल नहीं लगता है तो सीधी रेखा में चलते रहेंगे जैसे बाकी सारे कण चलते हैं। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी पदार्थ के रचना की, और पदार्थ की रचना के बारे में जो चर्चा हुई थी उसमें अधिकतर हमारे पास जानकारी ये रासायनिक अभिक्रियाओं से और ऊष्मा के सिलसिले में जो भी अध्ययन हुआ था उससे आई थी। और इस अध्ययन से ये पता चला था कि हर पदार्थ के कण होते हैं, और फिर उसके मतलब 18वीं सदी निकल चुकी थी, 19वीं सदी जब शुरू हो रही थी, तब इससे और बढ़ के सवाल आ रहे थे कि क्या ये जो प्रकाश पदार्थों के जो कण हैं, क्या उन कणों के अंदर भी कोई और रचना है, उनके अंदर भी क्या कुछ है कि जिसको हम अलग करके देख सकते हैं। तो उस सिलसिले में जो प्रयोग हुए वो कई सारे प्रयोग हुए, जिसमें से थॉमसन और रदरफोर्ड के दो प्रयोग जो है वो खास जिसमें से काफ़ी मजबूत, काफ़ी अलग तरह की जानकारी हमको प्राप्त हुई। थॉमसन का प्रयोग ये वो कैथोड रे ट्यूब वाला प्रयोग था, और रदरफोर्ड का प्रयोग जो था वो अल्फा कणों को सोने की या चांदी की झिल्ली पे टकराते हुए देखना, और फिर वो किस तरह से बिखरते हैं, उनके बिखरने के तरीके से इस बात का अनुमान लगाना कि अणु की रचना क्या हो सकती है या परमाणु की रचना क्या हो सकती है। तो ये मोटे तौर पे हमने पिछली बार इन चीज़ों का हमने जिक्र किया था, इन चीज़ों पर चर्चा की थी। अब ये मैंने अंत में पिछले हमारे चर्चा के अंत में स्लाइड नंबर 3 पे आ जाते हैं, अभी 3 या 4 पे आ जाते हैं। स्लाइड नंबर 3 पे कि 4 पर कि ये दो जो अणु के जो मॉडल है, एक थॉमसन का मॉडल और दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल, इस मॉडल में एक बहुत ही बुनियादी सवाल इन मॉडल को लेकर उठता है, और वो सवाल ये है कि इनके बीच में जो धन आवेशित और ऋण आवेशित जो कण है, इनके बीच में जो बल है, क्या उस बल से वो जो परमाणु है वो सिकुड़ क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये परमाणु जो है उसको सिकुड़ जाना चाहिए, इसकी कोई तय लंबाई चौड़ाई या गोलाई कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे ख्याल से निधि और एक दो लोगों ने इसका कैलकुलेशन भी किया था कि इनके बीच में क्या फोर्स होगा, इन दो कणों के बीच में क्या फोर्स होगा। तो ये जो फोर्स है इसकी वजह से ये इसको बिल्कुल धंस जाना चाहिए, इस परमाणु का को मतलब को लंबे समय तक उसको स्थिर रहना उसका असंभव है, क्योंकि कूलम के नियम के अनुसार इनको आपस में सिकुड़ जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम सवाल इन दोनों मॉडल्स को लेकर था। ठीक है, मोटे तौर पे ये दिख रहा था कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है उसके लिए सबूत ज़्यादा थे और थॉमसन के मॉडल के लिए कम थे। तो ये एक मान्यता बन रही थी कि रदरफोर्ड का मॉडल ठीक है, लेकिन फिर उसको लेके ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो चुका था। अब आइए स्लाइड 5 पर। स्लाइड 5 पर हमने पिछली बार दूसरा जो मुद्दा हमने जो छेड़ा था वो ये था कि पदार्थ और प्रकाश इनकी किस तरह की अभिक्रिया होती है। तो इस सिलसिले में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था कि
थॉमसन का जो कैथोड रे ट्यूब था कुछ उसी तरह से उसमें एक उपकरण बनाया गया था और देखा यह गया था कि जब इस कैथोड पर जिसके ऊपर सोडियम की एक परत लगी हुई है, उस परत पर जब रोशनी पड़ती है, जब उसके ऊपर किसी तरह की रोशनी, हर तरह की नहीं, कुछ तरह की जब रोशनी पड़ती है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं या जो ऋण आवेशित कण जो है वो निकल के आते हैं और एक करंट बनता है, जैसे कि आमतौर पे वायर पे करंट बनता है। तो इसी तरह का करंट उस ट्यूब में बन जाता है और उसमें दिलचस्प बात यह थी कि यदि उस सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की जो तरंग लंबाई है उसको घटाया या बढ़ाया जाए तो ये देखने को मिलता था कि ज़्यादा लंबी तरंग लंबाई वाले प्रकाश के साथ ये जो सर्किट है या ये जो फोटो करंट जो उसमें लिखा गया है वो फोटो करंट बनता ही नहीं है। और जब इस तरंग लंबाई को जब छोटा छोटा किया जाता है, जैसे लाल से हरा, हरे से नीला, नीले से बैंगनी, इस तरह से जब उसको घटाया जाता है तरंग लंबाई को, तो इसमें से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है या ये जो करंट जो बनता है वो करंट लगातार बनता रहता है। ठीक है, ये हुआ फोटो। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए काफ़ी कोशिश हो रही थी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले हमको एक और चीज़ का थोड़ा जिक्र करना चाहिए और इतिहास थोड़ा हमको देखना चाहिए, और वो इतिहास है कई सारे निरीक्षणों पर। और किस तरह के निरीक्षण है ये निरीक्षण है प्रकाश को लेकर फिर एक बार, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह का निरीक्षण है जिसमें उस समय के भौतिकी जो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ये निरीक्षण किए थे कि अलग अलग चीज़ों से निकलने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश का विश्लेषण करना। ठीक है, अब विश्लेषण किस तरह का, स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने लोग जानते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझते हैं? ओके, हिमांशु नहीं, और कोई है? थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है, और भी कोई? हाँ ठीक है, नहीं कहने वाले बहुत लोग हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम एक 5 मिनट में इस समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या मतलब है। आपको याद होगा पिछले सत्र में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, और रिफ्रैक्शन का ये पिछले सेशन के 5वें या छठे स्लाइड में होगा। इसमें एक प्रिज्म दिखाया गया था और इस प्रिज्म पर सूरज से आने वाली रोशनी पड़ रही थी और वो प्रिज्म से गुजरते हुए उस प्रकाश का विकिरण हुआ था और उससे अलग अलग तरह के रंग निकल के दिख रहे थे। ठीक है, ये डायग्राम क्या सबको याद है? एक प्रिज्म है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है और उसमें से जो निकलने वाला, हाँ मेरे ख्याल से सबको मालूम। हाँ, स्लाइड 7 इन द फर्स्ट सेट। ओके, तो ये जो है इसमें सफेद दिखने वाले प्रकाश में कौन से रंग है ये हमारे समझ में आता है जब वो प्रकाश की किरण जब एक प्रिज्म से गुजरती है। अब ये जो रंग दिखाई देते हैं, इन रंगों में हर रंग के साथ एक तरंग लंबाई जुड़ी हुई है। जैसे बैगनी रंग हुआ, उनकी तरंग लंबाई किसी एक इकाई में 400 है, 400 नैनोमीटर है। और जो लाल जो उसमें रंग है, उससे जुड़ा जो प्रकाश है, उससे जुड़ी जो तरंगे हैं, उनकी तरंग लंबाई 700 नैनोमीटर के आसपास है। और बाकी बीच में जो है नीला जो है 450 के आसपास, हरा जो है 500 550 के आसपास, पीला 600 650 और लाल जो है 650 700 जैसा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरंग लंबाई है। अब यदि हम इसको और बारीकी से देखें और ये जानने की कोशिश करें कि हर तरंग लंबाई पर रोशनी कितनी तेज है, बात समझ में आ रही है? हर तरंग लंबाई पर रोशनी कितनी तेज है, मतलब एक तरह से हम एक ग्राफ बना रहे हैं जिस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर आपकी वेवलेंथ है
और वाई एक्सिस पर उसकी इंटेंसिटी है, मतलब कितनी तेज रोशनी है। डू वी हैव अ स्लाइड फॉर दिस? अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं स्लाइड, उसका अगला एक बार देखिए, उसमें शायद कुछ अनुमान आ जाए। स्लाइड नंबर 6 को देखिए, उसमें कुछ है लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी स्लाइड नंबर 6 देखो। लोग अपना वीडियो बंद करें, नहीं तो सबको दिक्कत होगी। ललित और प्रेम अपना अपना वीडियो बंद कर दें। स्लाइड नंबर 7 पर देखें। हेलो नितिका, Yes, boss. स्लाइड 7। Sorry. हाँ, तो 7 नंबर के स्लाइड पर आपको दिख रहा है एक एक टेबल जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी जानकारी है। उसमें से केवल ऊपर वाली पट्टी देखिए जिसमें सारे रंग दिख रहे हैं, नीले से लेकर हरा, पीला वगैरह वगैरह सारे रंग दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें ऊपर एक स्केल बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000, 7000 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी आप देखिए 400 के साथ जो सटा हुआ जो कलर है वो रंग नीला है, और 5000 और 6000 के बीच में जो है वो हरा पीला है, और 6000 से 7000 जो है वो नारंगी या लाल ऐसा कुछ। ठीक है, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि हर जगह पर, मतलब हर वेवलेंथ के साथ जुड़ी हुई जो जो रंग है, उस हर रंग जो है वो बराबर तेजी का नहीं है। ठीक है, पीला आपको थोड़ा ज्यादा तेज दिख रहा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही होगी, हरे की इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही होगी, लेकिन जो नीला या लाल है उसके दोनों छोर पर थोड़ा गाढ़ा या कम तेज वाले कलर उसमें आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम इस चीज को एक ग्राफ की तरह बताएं, अभी ये ग्राफ इसमें बना हुआ नहीं है लेकिन आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जो ये 4000 से 7000 वाला जो स्केल है उसको आप एक्स एक्सिस पर रखें, और वाई एक्सिस पर ये बताएं कि उस वेवलेंथ पर इंटेंसिटी कितनी है। तो हो सकता है कि आपका जहां पर पीला दिख रहा हो वहां पर पीले पर आप रखेंगे कि भाई इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 100 है, तो उसके मुकाबले हो सकता है कि जो लाल वाला जो छोर है उस तरफ उतना उतना तेज नहीं है, उसकी उसकी इंटेंसिटी हो सकता है कि 50 हो। तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा कि हर वेवलेंथ के लिए कितनी इंटेंसिटी है। इस तरह के ग्राफ को एक स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसके लिए है कि पीला ज्यादा इंटेंस है, लाल कम है, बट यू कैन हैव अ स्पेक्ट्रम जिसमें लाल ज्यादा है, पीला कम है। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए मैं अभी अगला अगला अगले उसमें स्लाइड सॉरी उस स्लाइड के अगले स्ट्रिप पर चले जहां पर सोडियम लिखा हुआ है, Na लिखा हुआ है। ये एमिशन है हाँ, या ये एब्जॉर्प्शन एमिशन है। ठीक है, तो जैसे ऊपर सूरज से आने वाली रोशनी है वैसे ही एक सोडियम लैंप से आने वाली रोशनी को इसी तरह से एक प्रिज्म के सहारे उसको एनालाइज किया हुआ है। और इसमें आपको दिख रहा है कि जो पीला जो हिस्सा है उस हिस्से में काफ़ी इंटेंसिटी है, लाल में कम है, जो जो नीला हरा जैसा है वहाँ पे भी कम है, लेकिन पीला हरा जो है उस वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे आप अगर हाइड्रोजन में देखेंगे, जो उसमें तीसरी पट्टी है, उसमें जो हरा नीला जैसा जो रंग है वहाँ पे थोड़ी रोशनी ज़्यादा है, पीले में बिल्कुल नहीं है, और लाल में कुछ कुछ है। चौथा जो है जिसमें कैल्शियम है, कैल्शियम में ढेर सारे उसमें रंग दिख रहे हैं, लेकिन आप ये पाएंगे कि उसमें भी जो हरे के आसपास है या लाल के आसपास है वो थोड़े तेज है, नीले की तरफ जो है वो कम है। मर्क्यूरी में भी कुछ इसी तरह से उसमें काफ़ी काफ़ी सारी लाइंस हैं, और उसमें भी कुछ ब्राइट है और कुछ डार्क है। ठीक है, तो अभी इन इन चारों ये जो चार जो स्पेक्ट्रा है इन पे थोड़ा गौर फरमाइए। ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रम है कि जो सोलर स्पेक्ट्रम है, सबसे ऊपर वाला सोलर स्पेक्ट्रम है,
और सोलर स्पेक्ट्रम में आपको दिख रहा है कि नीले से लेके लाल तक बीच के सारे रंग जो है उसमें मौजूद है। सोडियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मर्क्यूरी, इनके जो स्पेक्ट्रा है इनमें सारे रंग मौजूद नहीं है, बीच बीच के बहुत सारे रंग गायब है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है सोलर स्पेक्ट्रम में और बाकी जो एटम्स के स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं उसमें। अच्छा, हिमांशु का सवाल है कि ये स्पेक्ट्रम मिले कैसे। तो फिर से उस प्रिज्म को याद करें। प्रिज्म पर अगर कोई रोशनी पड़ती है तो उस रोशनी को प्रिज्म बिखेर देता है अलग अलग रंगों में। तो कुछ उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा उससे जटिल उपकरण होगा जिसमें एक से ज़्यादा प्रिज्म हो, या फिर प्रिज्म के बदले ग्रेटिंग हो सकते हैं। इनके सहारे ये जो सारे आपको जो लाइंस दिख रही हैं इनको अलग अलग किया जाता है, अलग अलग रंगों को। सोडियम से निकलने वाली रोशनी आप कैसे पाते हैं? तो अगर आप किसी एक क्वार्ट्ज की ट्यूब में अगर सोडियम थोड़ा भर देते हैं और उसको अच्छी तरह से गर्म करते हैं तो आपको इस तरह से लाइंस, उसमें से रोशनी दिखाई दे सकती है। या फिर कैथोड रे ट्यूब वाला जो उपकरण था, उस उपकरण में भी अगर आप जो गैस है उसमें हवा जो है उसको पूरी तरह से हटा के उसमें थोड़ा सोडियम भर दें और उसको थोड़ा गर्म करें तो सोडियम का वेपर बन जाएगा और उस सोडियम के वेपर से इस तरह की रोशनी निकल आएगी। यही बात होगी हाइड्रोजन के लिए, कैल्शियम के लिए और मर्क्यूरी के लिए। जो सॉरी, कैन आई आस्क अ हाँ क्वेश्चन? हाँ हाँ ये जो फ्लेम टेस्ट करते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस में, हाँ वो भी तो यही स्पेक्ट्रम है ना? हाँ, वो भी यही स्पेक्ट्रम है, वो भी यही स्पेक्ट्रम है। तो किसी ओके, तरह बट से उसमें एक कलर दिखता है, यू डोंट सी हाँ डिफरेंट हाँ हाँ, लाइंस इन नहीं दैट। उसमें देखो रंग, आँख को दिखने वाला रंग और स्पेक्ट्रम में दिखने वाले जो अलग अलग रंग है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हमारे आँख की सेंसिटिविटी थोड़ी अलग होती है इन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसका भी कुछ असर पड़ता है। और खासकर जो सोडियम और पोटेशियम जिनके लिए फ्लेम टेस्ट होता है, तो उनमें जैसे इसमें भी आपको दिख रहा है कि सोडियम की फ्लेम टेस्ट जो है वो पीली पीली टेस्ट आती है, पोटेशियम की जो है वो कुछ ऐसे बैंगनी गुलाबी जैसी आती है। तो उसका कारण ये है कि सोडियम में पीले रंग का जो एमिशन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, पोटेशियम में बैगनी गुलाबी रंग के जो एमिशन है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो इसलिए उसमें बहुत क्लियर टेस्ट आती है, सभी में आती नहीं है। कैल्शियम में भी आती है, कैल्शियम में भी मेरे ख्याल से एक लाल रंग का कुछ एक टेस्ट होता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, हाँ, कैल्शियम बेरियम सबका स्ट्रोंशियम, आता है फ्लेम हाँ टेस्ट में। हाँ, लेकिन बेरियम उसमें ये, सबका आता है, हाँ, ये लिथियम, सारे जो है ये लिथियम का ग्रुप आता है। वन, हाँ ग्रुप वन ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं और हाँ, केवल यू उन्हीं में, बेसिकली मतलब जो आप फ्लेम टेस्ट देखते हो, इट्स मतलब ये सारे रंगों का मिला जुला असर दिखता है, बिल्कुल जिसमें आपको मिला जुला, रंग हाँ अलग अलग हाँ दिखता हाँ, है। ओके, मिला राइट। जुला असर होता है, हाँ। बट दैट्स आल्सो एन एमिशन स्पेक्ट्रम। दैट्स ऑल्सो एन एमिशन टेस्ट, वो इसी तरह का होता है वो। ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि इसको एक ग्रेटिंग या प्रिज्म के सहारे इनको इन सब वेवलेंथ्स को अलग अलग कर दिया गया है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि सोलर स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूम है और बाकी सारे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है इनमें आपको बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग ऐसी लाइंस दिख रही है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मेरे ख्याल से एक 2 मिनट के लिए यहाँ रुक के देख लेते हैं कि क्या सब इस बात को समझ लिए हैं। तो आपके जवाब आने शुरू हो जाए तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को ये बात जची है। आई डोंट नो, मतलब ये क्यों समझना जरूरी है वो अभी क्लियर नहीं है। हाँ, वो यू बताऊंगा, वांट वो टू? बताऊंगा। ओके, ठीक है, बिकॉज दैट विल डिसाइड कि हमें इसके बारे में क्या समझना है। No, that's okay. I just want to know whether the difference is understood. ओके, ओके। अच्छा, हिमांशु ने एक बात कही कि ऐसा लग रहा है कि अलग अलग एटम्स हो तो उसके उसके स्पेक्ट्रम अलग अलग होते हैं। हाँ, ये भी एक बिल्कुल एक उसमें से एक सही मुद्दा है कि जो ध्यान में हमको रखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये जो
नहीं और कुछ भी समझना था इसमें? नहीं, बस यही समझना था कि अलग अलग एटम्स का अलग अलग होता है। और इसमें एक बहुत जो ज़रूरी बात समझने वाली ये है, जो कि सीधी सीधी सामने दिख रही है, कि ये एटॉमिक एमिशन जब होता है तो एटॉमिक एमिशन इस तरह से लाइन एमिशन होता है। इसमें सोलर स्पेक्ट्रम की तरह एक पूरा कंटिन्यूअस अलग अलग रंग दिखते नहीं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है सोलर स्पेक्ट्रम में, या आमतौर पे हमको जो रोशनी दिखती है उसमें, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और ये फर्क क्यों है, ये समझना बहुत मुश्किल था। उसके साथ साथ एक चीज और हुई थी जो अगले स्लाइड में दिखाई जा रही है। ये थोड़ा उसी तरह का स्पेक्ट्रम है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। और ये स्पेक्ट्रम एक बहुत मशहूर स्पेक्ट्रम है, मतलब फिजिक्स की पढ़ाई में ये बार बार आता रहता है, जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो ये थोड़ा सा खतरनाक नाम है, लेकिन हाँ, हिमांशु कह रहा है कि एक आई थिंक वन मोर पॉइंट इज दैट द नेचर, आई थिंक एक और बात ये कही आपने कि सोलर स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नेचर अलग है, कंटिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट। करेक्ट, दैट इज द पॉइंट। निधि पूछ रही कि इज इट, आर वी गेटिंग लाइंस बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द स्लिट? पार्टली यस, पार्टली यस। ठीक है, सॉरी आई मिस द क्वेश्चन। नहीं, ये शेप ऑफ द स्लिट के कारण लाइंस क्यों आ रहा है? I said partly, I didn't say entirely. Partly due to the shape of the slit. If you change the shape of the slit, the shape of the lines will change, but not entirely. Shape the lines are just showing where the emission is. No. But it Line also is not- depends on the slit width. If you increase the slit width, they'll start merging, and then you no longer see lines. So it is a function of the slit also. If you use a circular aperture, you'll see circular spots instead of lines, vertical lines. ये जो सोडियम में से निकल रहा है लाइट, उसको आप यू आर पुटिंग इट थ्रू अ प्रिज्म एंड सीइंग हाउ इट द Correct. डिस्पर्शन होता है उसको। But to define the beam of light, you need to put slits in the path, and the shape of the slits does matter. Oh, okay. Like if you make the slits very narrow, you'll see very sharp lines. Very okay, clear. If you make them thick or change the shape of the slit, you will correspondingly see a change in the shape. तो अगला जो मतलब अभी जो स्लाइड जो दिख रही है उसमें ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की बात होती है। तो ब्लैक बॉडी एक खतरनाक सा नाम है, लेकिन उसको ये मान के चलते हैं जस्ट चीज़ों को आसान रखने के लिए कि ये जस्ट एक, मान लो एक कोई धातु का गोला है, ठीक है, और उसको बहुत गर्म किया गया है, ठीक है। और आपने ये देखा होगा, जब लोहार के पास अगर देखा होगा कि लोहे को जब बहुत गर्म किया जाता है तो उसका रंग बदलता जाता है, या सोने को जब गर्म किया जाता है तो उसका रंग बदलता जाता है। लेकिन चाहे आप किसी भी चीज़ को इस तरह से गर्म करें, और अधिकतर ये धातु ही होंगे, धातुओं को जब आप गर्म करते हैं तो उनमें से निकलने वाली जो रोशनी है उसका अगर स्पेक्ट्रम हम ठीक उसी तरह देखें जैसे हमने पहले देखा था, सोडियम का देखा था, सूरज का देखा था, वगैरह वगैरह, तो उसमें भी इस तरह से एक स्पेक्ट्रम बन के आता है, ठीक है। इसमें कुछ जो नीला कर्व जो दिखाया गया, नीला ग्राफ जो दिखाया गया, उसके अंदर एक कुछ हिस्सा दिखाया है जिसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है सूरज की तरह। यही स्पेक्ट्रम हमको बाकी टेम्परेचर, अच्छा वो जो नीला कर्व है वो किसी एक टेम्परेचर के लिए, ठीक है। उसको और गर्म करेंगे तो इसका थोड़ा सा इस ग्राफ का आकार बदलेगा, लेकिन जो उसमें से निकलने वाली जो नीली, हरी, पीली, लाल रोशनी जो है उसकी इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा, लेकिन उसकी वेवलेंथ वैसे के वैसे रहेगी। इस तरह के प्रयोग बहुत सारे किए गए, और ये जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो है इसको लेकर और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है इनके बीच में जो फर्क है, ये फर्क बहुत ही पेचीदे फर्क थे, लेकिन इनको समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो भी लोगों ने अटकलें बनाई कि भाई हाँ ये होगा, उसके पदार्थ के अंदर ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, बहुत सारी उसमें अटकलें, ठीक है। तो उनका हम अभी जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सचमुच बहुत समय लग जाएगा, और वो समझा पाना थोड़ा, मतलब इस तरह से समझा पाना मुश्किल है, उसको आराम से बैठ के करना पड़ेगा।
तो ये जो दो तरह के जो स्पेक्ट्रम जो बन रहे थे, इन दो तरह के स्पेक्ट्रम्स को लेके बड़े परेशान थे लोग। अलग अलग रंग क्यों निकलते हैं, अलग अलग वेवलेंथ क्यों होती है, कभी कभी कंटिन्यूअस क्यों होता है और कभी कभी इस तरह से टूटा टूटा डिस्क्रीट क्यों होता है, ये दुनिया भर के सवाल थे। अब इन सारे सवालों के जवाब तो हम अगले 10-15 मिनट में ढूंढने नहीं वाले, लेकिन एक बहुत बड़ा एक सिद्धांत उसके बाद जो निकल के आया था उसका जरूर हम जिक्र करने वाले हैं। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें प्लैंक के सिद्धांत के बारे में बात होगी। ठीक है, तो सन 1900 में प्लैंक ने एक सिद्धांत रखा था। प्लैंक ने यह माना कि ये जो प्रकाश के कण या प्रकाश के जो तरंग है, तो उसको तरंग या कण कहने के बजाय उसने कहा कि ये ऊर्जा के कुछ ऐसे पुंज है, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और ये माना प्लैंक ने कि अलग अलग जो तरंग लंबाई है जो हम समझते हैं स्पेक्ट्रल एनालिसिस से, वो तरंग लंबाई उस हर एक तरंग लंबाई के साथ एक कोई तय ऊर्जा की मात्रा उसके साथ जुड़ी हुई है। तो और चूंकि हर तरंग लंबाई के साथ एक फ्रीक्वेंसी भी जुड़ी होती है, जो हमको मालूम है कि अगर फ्रीक्वेंसी है तो न्यू इज स्पीड ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो इन चीजों को, 3-4 चीजों को इकट्ठे समझते हुए या इकट्ठे उनका अध्ययन करते हुए प्लैंक ने ये सिद्धांत रखा कि भाई ऐसा अगर हम मान के चले कि प्रकाश के पुंज में कुछ ऊर्जा होती है और हर पुंज में एक तय ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा कितनी होती है, तो ऊर्जा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके समानुपात में होती है। ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब अगर आपके पास लंबे तरंग लंबाई की अगर रोशनी है जैसे कि लाल, तो उसके जो उस प्रकाश के जो पुंज है, उस प्रकाश के जो पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स की एनर्जी नीले या बैंगनी के मुकाबले कम होगी। लाल में कम, नीले या बैंगनी में ज्यादा। ठीक है, तो ये जब प्लैंक ने ये सिद्धांत रखा था तो इसके पीछे बहुत ज्यादा उसका मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं था, बहुत ज्यादा सोच काफी थी, लेकिन उसके लिए बहुत सारे सबूत दे पाना मुश्किल था। लेकिन हुआ ये कि इस बात को अगर हम मान लेते कि भाई इस तरह से एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एट दिस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, तो ये E इज इक्वल टू एच न्यू मानिए। और हाँ, हाउ डिड प्लैंक कम अप विद दिस हाइपोथेसिस, ये हिमांशु का सवाल जो है इसका जवाब बिल्कुल बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे ख्याल से इसका कोई आपको समाधान बहुत अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगा, मतलब इतिहास में भी नहीं मिलता है कि ये हाइपोथेसिस कैसे आया। ये बस मतलब मेरे ख्याल से एक कभी कभी जो एक कहीं से उसको कुछ प्रेरणा मिली होगी, मालूम नहीं क्या, लेकिन ये उसने देखा कि अगर हम इस तरह से ये बात मान के चलते हैं कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, तो बहुत सारी चीजें जो है वो तुरंत समझ में आने लगती है। जैसे कि हमने इसके पहले जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ देखा था कि हाउ डज द एनर्जी चेंज विथ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर, उस ग्राफ में दो चीजें हो रही थी कि एक वेवलेंथ था एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एनर्जी या पावर था, और अलग अलग ग्राफ बन रहे थे अलग अलग टेम्परेचर के। तो केवल ये एक चीज मान लेने से कि भाई इस तरह से एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लेकर जितने भी निरीक्षण थे, वो सारे निरीक्षण आप गणित के सहारे समझाए जा सकते थे। ये एक बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि थी, इस सिद्धांत की उपलब्धि बहुत ही ये बड़ी उपलब्धि थी। अब प्लैंक के ये दिमाग में कैसे आया ये मुझे मालूम नहीं है, और मतलब ढूंढने से भी बहुत कुछ मिलता नहीं। लेकिन ये जो सिद्धांत था, ये जो इक्वेशन है, इसको क्वांटाइजेशन इक्वेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही
एक बहुत सरल रिश्ता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो चाहे जो भी हो, उसमें कुछ एक तय मात्रा में एक ऊर्जा होती है, और फ्रीक्वेंसी के अनुपात में वो ऊर्जा बढ़ती रहती है। तो एक बेसिक क्वांटम ऑफ एनर्जी जिसको एच बोला गया था, उस एच से आप एच को आप फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दीजिए, आपको उसकी एनर्जी मिल जाएगी। तो ये एक 1900 में जो सिद्धांत रखा था, इससे ना ही इससे ना ही हमको ब्लैक बॉडी के बारे में पता चला, लेकिन ये भी पता चला कि अगर हम रोशनी को कणों की तरह देखते हैं और प्लैंक के सिद्धांत को मान लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक तरह से एक तय तरीके से मतलब बैठ जाती है, आपस में उनका बढ़िया मेल जोल बनता है। हिमांशु का सवाल है कि इज दिस द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट? यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लेकिन प्लैंक ने कभी इसको ड्यूअल नेचर कहा नहीं। मतलब इतिहास को अगर हम थोड़ा सा दोहराएं या इतिहास को फिर एक बार देखें, तो उसमें ये समझ में आता है कि प्लैंक ने उसको उस समय ड्यूअल नेचर कहा नहीं था। प्लैंक ने केवल ये कहा था कि ये एक तरह का एनर्जी क्वांटाइजेशन है। ड्यूअल नेचर की बात हम लोग एक 10 मिनट में करने वाले हैं। तो ये एक फॉर्मूला याद रखें, और फिर से हम वापस चलेंगे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। नितिका, अगला स्लाइड। हम लोग वापस चलने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। अच्छा, थोड़ा एक बार पीछे चलते हैं, आगे नहीं, फिर से चलो स्लाइड नंबर 6 पर। जस्ट एक बार उसके स्लाइड नंबर 6 का जो डायग्राम बी है, डायग्राम बी को देख लो। डायग्राम बी में ये है कि सोडियम की सतह पर अलग अलग वेवलेंथ की रोशनी जब पड़ती है, तो किसी एक तय वेवलेंथ के बाद, तय वेवलेंथ से कम वेवलेंथ अगर है, या तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं और करंट बनता है, और उस तय वेवलेंथ से ज़्यादा अगर वेवलेंथ है तो उसमें से कोई भी करंट निकल के नहीं आता। अब चलते हैं स्लाइड 9 पर। स्लाइड 10 पर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने देखा था, उसको हम थोड़ा अलग तरीके से एक अलग ग्राफ के सहारे अगर पेश करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। एक्स एक्सिस पर मैंने रखा है फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी को अगर हम उल्टी दिशा में नापेंगे तो वो वेवलेंथ होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है तो वेवलेंथ बढ़ती है। तो एक्स एक्सिस पर आप चाहे उसको फ्रीक्वेंसी रखें या वेवलेंथ रखें, वेवलेंथ का स्केल बाएं से दाएं की ओर जाएगा, फ्रीक्वेंसी का स्केल बाएं से दाएं की ओर, और वेवलेंथ का स्केल दाएं से बाएं की ओर। तो किसी एक तय वेवलेंथ पर उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। उससे कम फ्रीक्वेंसी या ज्यादा वेवलेंथ हो तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है, और उससे अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी या कम वेवलेंथ हो तो बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। ठीक है, ये हम इस ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें। क्या ये ग्राफ सबके समझ में आ रहा है? हेलो, क्या ये ग्राफ सबके समझ में आ रहा है? ओ, कि फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट के बाद बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हो रहे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीप कमिंग आउट। हाँ, मतलब as long as the amount of light falling is the same number of electrons keep falling. ओके, अमाउंट ऑफ लाइट इज बहुत सारे इसमें चैट में खाली चले गए, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हुआ। लोगों ने हाँ कहा है, हाँ कहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अधिकतर लोगों ने हाँ, सभी ने हाँ कहा, ठीक है। तो ये इस ग्राफ को ध्यान रखें। अब जब ये देखा गया, मतलब जब ये जो इफेक्ट जो देखा गया, तो ये इसमें एक चीज और देखी गई जो हम अगले ग्राफ में देखने वाले हैं। नितिका, अगला ग्राफ।
यदि हम उसके ऊपर पड़ने वाली जो रोशनी है, उस रोशनी को अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ये शार्प ट्रांजिशन जो है, जो फ्रीक्वेंसी के किसी एक तय वैल्यू के बाद ही जब ये इलेक्ट्रॉन करंट निकलने की जो बात हो रही थी, वो वैसी की वैसी रहती है। आप इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन उसी वेवलेंथ के बाद उसका जो फर्क जो देखने को मिलता है वो उसी वेवलेंथ पे दिखता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी वेवलेंथ पे ये ट्रांजिशन होता है। अब पुराने जो ख्याल थे, जो जैसे न्यूटन या हुक या यंग या इनके इनके ज़माने में जो सोच थी, उस सोच के हिसाब से अगर आप रोशनी को ज़्यादा तेज़ कर देते हैं तो उसका असर ज़्यादा होना चाहिए उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिख रहा था कुछ ऐसा जो इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है। अब अगले ग्राफ पे चलते हैं। अब अगले ग्राफ में मैंने एक चीज़ और दिखाई है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक्सिस वैसा ही है, लेकिन अब जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे मैंने इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रखा है। जैसे ही हम उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर, फ्रीक्वेंसी से तय जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब हम आगे निकल जाते हैं, बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन जिस रफ्तार से बाहर आते हैं, जिस रफ्तार से निकल आते हैं, वो रफ्तार बढ़ती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये फर्क समझ में आ रहा है? एक तरफ हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, और दूसरे ग्राफ में बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है? मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो मैं अगली बात नहीं कर पाऊंगा। Others can also say. Energy means speed. हाँ, एनर्जी इज She's एसेंशियली written. स्पीड। हाँ, एनर्जी एसेंशियली स्पीड। ओके, सो एनर्जी इलेक्ट्रॉन मीन्स इट्स स्पीड। यस यस, ओके, ठीक है। सो two major observations. First observation, number of electrons increases if you change the intensity. दूसरा है the kinetic energy or speed of the electron changes if you increase the frequency. इंटेंसिटी का लेना देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, फ्रीक्वेंसी का लेना देना इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से है। और ये तमाम चीज़ें तभी हो पाती है जब फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। उससे कम फ्रीक्वेंसी पर कुछ भी नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आता। तो ये एक बहुत पेचीदे निरीक्षण थे, इनका कोई बहुत अच्छा कोई एक्सप्लेनेशन उस समय था नहीं। तो ऐसे ही कुछ 5-6 साल बीत गए, 7-8 साल बीत गए। मेरे ख्याल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली बार देखा गया था 1897 में, फिर से 1902 में उसका काफ़ी अध्ययन हुआ था, काफ़ी प्रयोग हुए थे। और ये दो बड़े सवाल खड़े थे कि भाई एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों है, और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है भी तो उसकी इंटेंसिटी का कोई असर क्यों नहीं पड़ता है उसके एनर्जी पर। तो अब स्लाइड नंबर 13 पर चलते हैं, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्पष्टीकरण आइंस्टाइन के द्वारा किया गया। आइंस्टाइन ने यह माना, और ये मानने में प्लैंक ने जो काम किया था उसका सहारा आइंस्टाइन ने लिया था। आइंस्टाइन का मानना यह था का कहना यह था कि यदि हम प्लैंक की बात अगर मान लेते हैं कि जो प्रकाश के जो पुंज जो उस सोडियम की सतह पर पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, वो भी एक तरह से कण है, और वो एक एक करके आ रहे हैं, और सोडियम के जो सतह है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स वही है जिनकी बात रदरफोर्ड और प्लम पुडेल मॉडल में थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो अभी हम
जो पिछले सत्र में जो दो चीजें हमने भिन्न चीजें देखी थी, एक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और एक नेचर ऑफ लाइट, उनको जोड़ने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। आइंस्टाइन का जो एक्सप्लेनेशन है, आइंस्टाइन का जो स्पष्टीकरण है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो इन दो चीजों को जोड़ने की एक बहुत ही सफल कोशिश 1905 में आइंस्टाइन द्वारा की गई। आइंस्टाइन का ये कहना रहा कि प्लैंक की बात को मानते हुए कि एनर्जी इज h टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, और फिर ये एक थ्रेशोल्ड की जो बात हो रही है कि जो हमारे तमाम ग्राफों में दिख रही है, इन सब चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करके इसका एक मॉडल बनाते हैं तो एक बहुत ही सरल मॉडल निकल के आता है। वो ये है कि प्रकाश के जो कण हैं उनमें एक तय ऊर्जा है। हर प्रकाश का कण उस सोडियम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक अभिक्रिया करता है, और उस अभिक्रिया की वजह से, और यदि उस फोटोन में, उस प्रकाश के कण में यदि पर्याप्त ऊर्जा हो तो वो इलेक्ट्रॉन सोडियम की सतह से निकल के तेजी से बाहर आ जाता है। तो ये तमाम चीजें इस एक इक्वेशन में समा गई है। बाएं हाथ को लिखा गया है काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू प्रकाश के उस पुंज की ऊर्जा है जिसका जिक्र प्लैंक ने किया था, और फाई जो है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। वो एक तरह से वो ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को उस धातु में बांधे रखती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यूं ही नहीं निकल के आते, जब उसमें रोशनी पड़ती है तभी निकल के आते हैं। तो उसको बांधे रखने वाली कोई एनर्जी होनी चाहिए। तो जैसे मतलब मैकेनिक्स में जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसी तरह के कुछ है, उसको फाई कहा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस एनर्जी ऑफ द लाइट पार्टिकल माइनस द बाइंडिंग एनर्जी, जिसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये एक, अगर हम फॉर्मूला इसको अगर ठीक से ध्यान से देखें और फिर वापस पीछे वाले ग्राफ में चले जाए, नीतिका ग्राफ नंबर, पेज नंबर 12 पे चले। पेज नंबर 12 के दूसरे ग्राफ में देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है एक फ्रीक्वेंसी के बाद। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज इस इक्वेशन से दिख रही है। अब इसमें हाँ, शुभम का सवाल है वायलेट वन वाज एस्केपिंग विद ग्रेटर स्पीड, करेक्ट। तो वायलेट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव में। तो तो वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो लाल से बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर है कि काइनेटिक एनर्जी वायलेट के केस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जो कि स्लाइड 6 में दिखाया गया। अब ये जो न्यू है, ये न्यू आप हरे का फ्रीक्वेंसी डाल दीजिए। हरे की फ्रीक्वेंसी बैगनी से कम होती है, तो जाहिर है कि ये काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। और यदि ये फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जिससे एच न्यू फाइव से कम हो जाए, एच न्यू यदि फाइव से कम हो तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जिसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा है। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती, होती नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो उससे ये समझ में ये मतलब इस एक इक्वेशन में ये सारी चीज़ें समा गई है कि काइनेटिक एनर्जी इज पॉसिबल ओनली व्हेन एच न्यू इज ग्रेटर देन 5, और अगर एच न्यू 5 से ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? I think Fas is waiting for an answer. सब लोग बताओ। दो तीन तो आ गए, हाँ करके आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है।
तो ठीक है, थोड़ा इसको दोहराते हैं इसको, फिर से उस इक्वेशन को देखें। इस इक्वेशन में ये लिखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी माइनस सम कांस्टेंट फाई। ठीक है, आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि फाई जो है वो एक तय कोई संख्या है, एच भी एक तय संख्या। तो जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का जब इक्वेशन लिखते हैं लाइन का, उसी तरह का है ये। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ती जाएगी अगर वो फाई से ज़्यादा, मतलब अगर एच न्यू फाई से ज़्यादा है। एच न्यू अगर फाई से कम है तो जो राइट हैंड टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस स्थिति में किसी भी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आता है, इसलिए वहाँ पर जो नेगेटिव, हाँ एच इसमें जो है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक का जो सिद्धांत था E इज इक्वल टू एच न्यू, वही एच यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये जो आइंस्टाइन का जो स्पष्टीकरण था, इसके लिए मतलब ये जो एक बहुत ही गजब की चीज थी ये, क्योंकि ये पहली बार प्रकाश और पदार्थ को जोड़ने वाला ये एक सिद्धांत था, ये एक स्पष्टीकरण था। और इस स्पष्टीकरण के पीछे दो तीन जो मोटे तौर पे चीजें थी, वो एक पहला तो ये था कि प्लैंक का सिद्धांत जो था उसको माना गया था, ये समझ गया था कि E इज इक्वल टू एच न्यू। दूसरा मुद्दा ये था कि प्रकाश के पुंज है, वो पुंज जो है उनके साथ हर एक, मतलब उसमें कुछ कण भी, मतलब कणों का एक सिलसिला है, और उस हर एक उस कण के लिए एक तय ऊर्जा है। तीसरी बात इसमें यह थी कि जो थॉमसन और रदरफोर्ड वाला जो मॉडल था, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की अलग से बात हो रही थी कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ है और पॉजिटिवली चार्ज कुछ और है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन वाला जो हिस्सा था उसकी एनर्जी के बारे में, या उसके बंधे रहने की या उसके रिहा होने की बात हो रही थी। तो एक तरह से प्रकाश और पदार्थ के बीच का जो एक, उनके बीच की जो अभिक्रिया है उसको समझाने वाला ये एक प्रयोग था, और ये एक उसका सिद्धांत था। और इसके लिए आइंस्टाइन को 1912 में, नहीं 1907 में मेरे ख्याल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी हम ऐसे दौर पे पहुंचे कि हमको ऐसा, हमारी दो तीन बातें समझ में आ रही है। एक तो ये है कि प्रकाश का कण जैसा होना और पदार्थों का कण जैसा होना, इनका कुछ मेल बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, सचिन का है, रॉबर्ट मिलिकन का कुछ रोल था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हाँ कुछ रोल था, लेकिन रॉबर्ट मिलिकन इसमें सफल नहीं हुए थे। उन्होंने कुछ, मतलब उनकी कुछ अलग सोच थी, और अभी मुझे बहुत ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनकी सोच कुछ अलग थी, और वो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख नहीं पाए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक मतलब पक्के तौर पे देखने वाले लेनार्ड थे। बाद में मिलिकन ने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके लिए वो काफ़ी जाने जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज के नापने के सिलसिले में, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसको नापने के सिलसिले में। तो एक चीज उसमें जो जुड़ के आ रही है, या जिसका एक पदार्थ और प्रकाश के बीच का जो एक के जो लक्षण, जो मिलते जुलते लक्षण है, वो उसमें एक ये है कि दोनों के कण हो सकते हैं। एक तरह से प्रकाश के कण होना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। दूसरी तरफ रदरफोर्ड और थॉमसन के मॉडल में भी ये दिख रहा था कि प्रकाश के जो पदार्थों के जो कण है, उसके अंदर भी कुछ कण हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो फिर लोगों के दिमाग में ये बड़ा जटिल, मतलब बड़ा परेशान करने वाला ये सवाल था कि अब अगर प्रकाश के कभी कभी
कण होते हैं ऐसा लगता है, कभी कभी तरंगे होती है ऐसा लगता है। पदार्थ के तो हमेशा कण दिखते हैं, पदार्थ के तरंगों के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर ये जो प्रकाश में जो ये दोहरावर्तन है, जिसको ये लाइट की वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है, पहली बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हिमांशु ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या प्लैंक के समय ये ड्यूअलिटी की बात हो रही थी, तो प्लैंक के समय नहीं हुई थी, लेकिन आइंस्टाइन के आते मतलब के इस एक्सप्लेनेशन के बाद इसकी बात शुरू हो गई थी कि क्या ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जो है, कि कभी इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिकल कभी वेव, इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। और मोटे तौर पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब किसी भी पदार्थ की अंदरूनी रचना के साथ जब प्रकाश का कुछ अभिक्रिया होती है, या प्रकाश उसके ऊपर पड़ के उस पर कोई बदलाव जिसमें हो जाता है उस पदार्थ में, तब जो है प्रकाश कण की तरह पेश आता है। लेकिन जब प्रकाश का केवल जब संक्रमण हो रहा होता है, तब वो अधिकतर उसका जो चलन है, उसका जो बर्ताव है, वो एक तरंग की तरह होता है। तो एक तरह से इसके दो चेहरे हैं, प्रकाश के दो चेहरे हैं। While propagating, most of the properties are like wave properties, but when it interacts with matter, it starts showing particle-like properties. तो एक फिजिक्स में एक बहुत मजेदार एक बात ये होती है कि किसी भी तरह की सिमेट्री अगर हो तो लोगों को अच्छा लगता है। तो ये मतलब बहुत ही एक गहरी सोच है फिजिक्स में कि अगर चीज सिमेट्रिक अगर हो तो वो किसी तरह से अच्छी मानी जानी चाहिए। उसके पीछे कारण भी है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक मोटे तौर पर मानना रहता है। तो फिर लोगों के दिमाग में ये सवाल आने लगा कि भाई अगर नीतिका अगले स्लाइड पे चलते हैं, कि अगर प्रकाश के अगर ऐसे दो चेहरे हैं, कभी तरंग की तरह पेश आता है, कभी कणों की तरह पेश आता है, तो क्या पदार्थ के जो हम कण मान रहे हैं, क्या ये भी कभी तरंग की तरह पेश आ सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है ये, कि यदि प्रकाश के दो चेहरे हैं तो क्या पदार्थ के भी दो चेहरे होते हैं? सोचिए इस सवाल के बारे में, बहुत बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि अभी तक जो भी हम देखते आए हैं उसमें हमने पदार्थ के हमेशा कणों की ही बात की है, और कणों तक पहुंचने में भी काफी समय निकल गया था। मतलब कई 100 साल के प्रयोगों के बाद ये दिख रहा था कि प्रकाश के कण पदार्थ के कण है, फिर पता चल रहा था कि पदार्थ के कणों के अंदर कण है, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा था कि पदार्थ की तरंगे भी हो सकती है। हाँ, प्रकाश को लेके दोनों तरह की बातें हो रही थी, लेकिन अब यह सवाल था कि क्या पदार्थ के भी तरंग होती है। अब इस सवाल का जवाब, मतलब ये सवाल सुन के ही शायद मेरे ख्याल से बहुत लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये कैसी बात है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो 1924 के आसपास किसी ने हिम्मत करके ये कहा कि नहीं नहीं, ये दोनों होता है। ठीक है, तो डी ब्रॉयली ने 1924 में ये एक सिद्धांत रखा था कि जिस तरह से प्रकाश के भी दो चेहरे हैं, कण की तरह पेश आती हैं, तरंगों की तरह पेश आते हैं, वैसे ही हर पदार्थ के भी कण के दो चेहरे होते हैं। Every particle has a complementary wave nature. Associated with every particle, there is a wave. Whether it is matter or light doesn't matter. भास, दो तीन सवाल हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में। हाँ, एक मिनट, मैं और पिता का है, तकी का है, और मैंने भी एक पूछा था, थोड़ा एक बार देख लें। ठीक है। Planck gave a hypothesis without much supporting evidence. Correct. Einstein seems to be building his argument on Planck's works.
photoelectric effect was observed even before Planck. So what was new? So okay, any other achievement for acceleration and manipulation of photoelectron conversion after okay, ठीक है. हाँ, तो हिमांशु का सवाल जो है कि प्लैंक के हाइपोथेसिस के लिए कोई बहुत तगड़ा बेसिस नहीं था. ये बात सही है, मतलब प्लैंक ने खुद ये माना था. और Einstein seems to be building his argument on Planck's law, correct? Yes, we had observed things in those 5 years. Yes, photoelectric effect was observed even before Planck. So what was new? Correct. Okay. So what was new is Einstein's explanation. ठीक है. एक तरफ प्रयोग हो रहे थे जिसमें बहुत सारी नई नई चीजें दिख रही थी, और प्लैंक का जो हाइपोथेसिस है, जैसे मैंने वो ब्लैक बॉडी के बारे में जब मैंने कुछ बातें कही, तो प्लैंक का जो हाइपोथेसिस था उसका मेरे ख्याल से सबसे क्या कहना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा उसका जो उपयोग हुआ वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में हुआ, जिसका कि मैथमेटिक्स बहुत जटिल है, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल यहाँ उसका जिक्र नहीं किया. लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये बहुत पहले से लोगों ने देख रखा था, और प्लैंक के उस एक हाइपोथेसिस से कि भाई आप अगर इसको E=hν मान लेते हैं तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन थे उन सभी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. सो प्लैंक्स हाइपोथेसिस had a support after the hypothesis was made. ठीक है, मतलब the hypothesis came first and the explanation using that hypothesis served as a supporting evidence. तो एक तरह से ये उल्टा सिलसिला है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले देखा गया था, और एक्चुअली प्लैंक ने ये जो हाइपोथेसिस बनाया था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिलसिले में नहीं बनाया था, उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के सिलसिले में बनाया था. और आइंस्टाइन ने ये देखा कि यदि उस E=hν वाले हाइपोथेसिस को सही मान के और ये प्रकाश के पार्टिकुलेट होने की बात को अगर हम मान लेते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है अच्छी तरह से समझाया जा सकता है. ठीक है. सो द न्यू पार्ट वाज पुटिंग टुगेदर द पार्टिकल हाइपोथेसिस फॉर लाइट, the quantization hypothesis for energy from Planck, and the experimental observations of Leonard, where the photoelectric effect was showing very peculiar behavior. Himanshu, is my explanation satisfactory? Himanshu? हाँ, मैंने लिखा. हाँ, अच्छा, सॉरी, हाँ ये रोल नहीं हो रहा. हाँ, स्क्रॉल नहीं हो रहा. ठीक है. तकी का सवाल है, एनी अदर अचीवमेंट फॉर एक्सेलरेशन और मैनिपुलेशन ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन आफ्टर तकी, तुम ये इसके बारे में पूछ रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं उनके मैनिपुलेशन की बात कर रहे हो? जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं उनकी मैनिपुलेशन की. अच्छा, आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके बाद कुछ हुआ क्या? कुछ पेपर्स में पढ़ा था अभी नेचर का. अच्छा, मतलब उसके समझ को लेकर या उस एपरेटस में बोल रहे हो? उसको समझ को लेकर, अच्छा, उसकी समझ को लेकर. हाँ, एक्चुअली उसकी समझ को लेकर आगे जो अगर देखा जाए, मतलब खासकर थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, और वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें अभी ये आ जाता है कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें लगा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जब ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन जो है, तो वर्क फंक्शन को समझने की जो कोशिश है वो काफी जटिल है. ठीक है, उसके लिए मतलब सॉलिड स्टेट की थियरी वगैरह बहुत सारी चीजें आती है. तो वर्क फंक्शन को समझने का जो एक सिलसिला था वो काफी, मतलब मेरे ख्याल से 20-30 साल चला हुआ. उसके बाद आइंस्टाइन के इफेक्ट के बाद, मतलब ये वर्क फंक्शन वाला, मतलब वर्क फंक्शन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में ले आने का काम आइंस्टाइन ने किया था, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो क्या है ये बता पाना वगैरह ये सब काम बाद में हुए थे. उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो निकल के आ रहे हैं
तो वो किस मात्रा में निकल के आने चाहिए उसका जो गणित है वो भी इसके बाद ही हुआ। मतलब आइंस्टाइन ने केवल ये दिखाया कि भाई इस तरह से निकल के आ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो सारे तमाम कारण जो थे ये सब बाद में आए। तो 1905 से लेकर मेरे ख्याल से क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आने तक, मतलब 1974-75 तक बहुत सारी चीजें इसमें हो रही थी। ये नहीं कि आइंस्टाइन के बाद उसमें कुछ हुआ नहीं, मतलब काफी लंबे अरसे तक ये चलता रहा उसके पीछे का। अच्छा, अर्पिता का सवाल है कि व्हाट इज अ फोटोन। ओके, अच्छा, तो ये जो हम लाइट पार्टिकल की जो बात कर रहे हैं, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो का जो स्पष्टीकरण है, उसमें हम जो एक प्रकाश के कण होने की जो बात कर रहे हैं, उस कण को ही फोटोन कहते हैं। और मेरे ख्याल से फोटोन इस शब्द का उपयोग भी पहली बार उसी दौरान होने लगा। अच्छा, अगला सवाल था इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन वेट। नो, इट हैज नो वेट, इट हैज नो चार्ज। ठीक है, जीरो वेट जीरो चार्ज। और ये जीरो वेट जीरो चार्ज वाली जो बात है, वो अभी हमारा जो ये स्लाइड दिख रहा है इसमें शेयर स्क्रीन में, स्लाइड नंबर 15, उस 15 नंबर के स्लाइड में ये बात अभी आई जाएगी। ठीक है, तो क्या हम 15 नंबर स्लाइड पे की ओर बढ़ सकते हैं? अर्पिता, तकी, हाँ, ओके, ठीक है। तो 1924 में आखिर डी ब्रॉली ने ये हिम्मत करके एक प्रस्ताव रखा कि भाई चाहे जो भी कण हो उसके साथ एक जुड़ी एक वेवलेंथ है, और वेवलेंथ क्या होगी इसका उसने एक फॉर्मूला भी बता दिया। वो फॉर्मूला ये था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब इसमें वही एच है जो प्लैंक ने एच रखा था। ठीक है, तो वो एच सबको बहुत भा गया था, मतलब सबको अच्छा लग रहा था कि भाई ये कोई एक ऐसा स्केल है, कोई एक बहुत बुनियादी तौर की कोई एक चीज़ है, एक क्वांटिटी है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, कि जो हर जगह पे निकल के आती है, हर जगह काम आती है। डी ब्रॉली ने कहा कि भाई कोई भी वेवलेंथ जो है आपको अगर निकालनी है किसी मैटर पार्टिकल की, तो केवल आप एच को पी से बांट दीजिए तो आपको लैम्डा मिलेगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन। अब अर्पिता इस बात को फिर से देखो कि इसमें एच को एच ही रहने दो, और पी की जगह आप प्रकाश के कणों को रखो, मतलब उसका जो मोमेंटम जो है, पी मोमेंटम जो है वो प्रकाश के कणों का मोमेंटम मानो। प्रकाश के कणों का मोमेंटम उसकी एनर्जी डिवाइड बाय सी होता है। हाँ, मेरी आवाज अब आ रही है क्या? कहीं हिमांशु ने कहा कि वॉइस इज ब्रेकिंग, फिर से आ रही है? हेलो, हाँ अभी ठीक है। तो ये जो एच ये लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरे यहाँ तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिग्नल भी तगड़ा है। ओके, मतलब समझ में आ रहा है, कैरी ऑन। ओके, सो हाँ, मैं बाद में सुन लूंगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इस इक्वेशन में ये आ गया कि भाई कोई भी अगर पार्टिकल है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये बताता है कि उसके मोमेंटम से जुड़ी उसकी वेवलेंथ है। मोमेंटम बढ़ा दो तो वेवलेंथ घट जाएगा, और जीरो मोमेंटम अगर है तो उसमें कोई वेव नहीं। तो ये जो हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस बड़ा बड़ा अजीब था, लेकिन इससे वो सिमेट्री आ गई जो जिसकी खोज लोगों को थी, कि अगर प्रकाश की भी पार्टिकल वेव ड्युअलिटी है, तो पदार्थ के कणों की भी पार्टिकल वेव ड्युअलिटी इससे समझ में आती है। तो ये फिर वैसे हुआ जैसे हिमांशु ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि प्लैंक के इस सोच के पीछे क्या कारण रहा था, या क्या उसके पास क्या सबूत था ये कहने के लिए कि कोई एक एच जैसा कांस्टेंट होता है। तो कुछ उसी तरह की बात यहाँ भी हो रही है। डी ब्रॉली ने इसकी हाइपोथेसिस रखी थी, तो ये सोच रखी थी कि भाई ऐसा अगर हम मानते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती हैं। तो कौन सी चीजें समझ में आ सकती है, ये हम इसको हम थोड़ा सा अगले स्लाइड में देखें। अब अगला स्लाइड, नीति का स्लाइड कट रहा है, थोड़ा सा उसको छोटा करना।
अच्छा नहीं सॉरी, मेरे चैट बॉक्स की वजह से कट रहा है, ठीक है, सॉरी। तो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये वही प्रयोग है जो हमने प्रकाश को लेकर किया था। सबको याद आ रहा है पिछले प्रेजेंटेशन में? मेरे ख्याल से ये कुछ या इसी प्रेजेंटेशन के दूसरे तीसरे स्लाइड में है, या पिछले प्रेजेंटेशन के 10वें स्लाइड में। हाँ, ये अभी दिखाया था। हाँ, ये वाला। तो ये जो डिफ्रैक्शन है, इसमें क्या था कि रोशनी पड़ रही थी दो छेदों में, एक सीधी मतलब स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन टू अपर्चर्स, और उससे निकल के एक पैटर्न बन रहा था जिसमें कम ज़्यादा घटने बढ़ने वाली उसकी इंटेंसिटी दिख रही थी। और इसका जब हमने पिछली बार जब इसका जिक्र किया था, कई लोगों ने कहा था कि हाँ, जब दरवाजे में कोई बहुत पतली दरार होती है तो उसमें से निकलने वाले ये रोशनी के साथ भी ऐसा ही होता है, उसमें से पट्टे पट्टे दिखते हैं, अंधेरा मतलब ब्राइट डार्क ऐसे उसमें पट्टियाँ दिखती हैं, ठीक है। तो कुछ उसी तरह से इस चित्र में दिख रहा है। अब जब ये डी ब्रॉली ने जब अपनी बात रखी कि भाई पदार्थ की भी वेवलेंथ होती है, तो लोगों ने ये पूछा सवाल कि भाई अगर पदार्थ की वेवलेंथ है तो जिस तरह से विवर्तन प्रकाश के लिए हो रहा है, वैसा ही विवर्तन कणों के लिए भी होना चाहिए, मतलब जिसको हम कण मानते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी विवर्तन होना चाहिए। सो डिफ्रैक्शन मस्ट अकर फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। तो थॉमसन और रीड, इन्होंने इंग्लैंड में, और डेविसन और जर्मन ने अमेरिका में इस तरह के प्रयोग किए। तो थॉमसन और रीड और डेविसन और जर्मन, इनके हालांकि उनके प्रयोग थोड़े अलग अलग थे, उसको बहुत ही सरल तरीके से इस चित्र में दिखाया गया है कि एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन्स का एक स्रोत है, उसमें से लगातार इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, और उसके सामने एक बैरियर है जिसमें दो खांचे बने हुए हैं, ठीक है, दो पतली दरारें बनी हुई है, और जो बहुत पास पास है, मतलब ये कुछ आधे मिलीमीटर से भी कम फासले में, और उसके सामने एक पर्दा रखा गया है जिसके ऊपर एक ऐसी परत लगाई गई है कि जिसके ऊपर अगर वो इलेक्ट्रॉन आके टकराता है तो वहां पे आपको रोशनी दिखाई देगी, फ्लोरोसेंस की। और ये सारा जो प्रयोग है, ये प्रयोग एक निर्वात में किया गया है, वैक्यूम के अंदर किया गया है, ये हवा में ये प्रयोग नहीं हो सकता, इसके लिए वैक्यूम की आवश्यकता है। तो ये पूरा एक बंद कांच के डिब्बे में, कांच की नली में किया जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब लगातार एक तरफ से बाईं तरफ से निकल के आ रहे हैं, उन दरारों पे पड़ रहे हैं, और जब उस डबल स्लिट पैटर्न से निकल कर डबल स्लिट स्क्रीन से निकल कर एक फॉस्फोरेसेंट फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जब पड़ते हैं, तो उसमें ये दिखाई देता है कि बजाय इसके, देखो आमतौर पे अगर आपके पास आपके सामने एक पर्दा रखा हुआ है और उसमें दो छेद बना दिए गए, और आप उस पर अगर छर्रे फेंकते हैं, तो जब वो छर्रा उस छेद में से निकल के बाहर आता है तब आपको दिखेगा किसी एक तय जगह पर। और दूसरा एक और आप अगर छेद बना देते हैं तो उस छेद में से निकल के जहां तक वो छर्रा पहुंचेगा वहां पर आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई देगा। तो अगर इस स्क्रीन की बात की जाए तो इसमें जो एक सेंटर पे एक बहुत ही गहरा नीले रंग का एक पट्टा दिख रहा है, तो वो पट्टा दिखना नहीं चाहिए, आपको दिखने चाहिए केवल दाएं और बाएं ओर के दो पट्टे। इसमें जैसे 5 पट्टे दिख रहे हैं, तो बीच वाला जो गहरा वाला है उसको छोड़ के, उसको मैं 0 कहता हूँ। तो -1 और +1 पोजीशन में जो दो पट्टियां हैं, केवल उन दो पट्टियों पर ही इलेक्ट्रॉन पहुंचने चाहिए, न कि इधर उधर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस एक दरार में से निकल के पहुंचेंगे -1 वाले पोजीशन पर, और इधर वाले से निकल के पहुंचेंगे +1 वाले पोजीशन पर। सेंटर पे कुछ नहीं आना चाहिए और उसके दाएं बाएं भी कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन देखा यह गया कि उसके बीच में, ठीक बीच में बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, और उसके बाएं और दाएं ओर जहां पर, जिसको मैंने -1 +1 कहा है, उन जगह पर थोड़े कम लेकिन पहुंचते हैं। और ऐसे ही बाहर की ओर बहुत सारे इस तरह से पट्टे पट्टे कम ज़्यादा कम होने वाले
इंटेंसिटी वाले पट्टे दिखाई देते हैं। और ये जो पैटर्न जो दिख रहा है, ये पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा हमको प्रकाश के साथ देखने को मिला। ये क्या ये याद आ रहा है लोगों को कि प्रकाश के साथ जब विवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, तो प्रकाश के विवर्तन में भी इसी तरह से, जिसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं, वो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। तो इट इज वेरी सिमिलर टू लाइट। यस, इट इज वेरी सिमिलर टू लाइट। सो इलेक्ट्रॉन्स बिहेव वेरी वेरी सिमिलर टू लाइट, in fact almost exactly identical to light as far as this interference experiment is concerned. तो एक तरह से ये जो प्रयोग था, ये डी ब्रॉगली के सिद्धांत की पुष्टि थी। तो डी ब्रॉगली ने जब ये कहा कि भाई हर कण के साथ जुड़ी एक वेवलेंथ होती है, तो ये प्रयोग इन लोगों ने कर लिया और उन्होंने दिखाया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का भी विवर्तन होता है, और यदि विवर्तन होता है तो इलेक्ट्रॉन के भी तरंग होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह होनी चाहिए। और फिर डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला दिया था वेवलेंथ के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो पी क्या है, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम है, वो आसानी से पता लगाई जा सकती है। तो जब वो एच अपॉन पी वाले फॉर्मूले से उसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया गया और उस वेवलेंथ के सहारे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न समझने की कोशिश की गई, तो बहुत ही सटीक तरीके से वो लैम्डा, उसी लैम्डा से ये सारा डिफ्रैक्शन पैटर्न बढ़िया तरीके से समझाया जा सका। मतलब जो इक्वेशंस डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन की इक्वेशंस प्रकाश के लिए होते हैं, वही डिफ्रैक्शन इक्वेशंस, उसमें केवल आप लैम्डा चेंज कर दो, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा डाल दो, और उससे निकल के आने वाला जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो इसके साथ एकदम बढ़िया तरीके से उसमें बैठ के आता है। कुछ यहाँ पे सवाल है। क्या लैम्डा आ जाएंगे? हाँ, लैम्डा इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डी ब्रॉगलीज फॉर्मूला। ठीक है, h डिवाइडेड बाय p, तो उसकी एनर्जी मालूम है, मास मालूम है, आपको मोमेंटम पता चल जाएगा। निधि का सवाल है, लेकिन अनलाइक लाइट इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फिक्स नहीं थी। नहीं, हाँ ये सही है, उसकी स्पीड के साथ बढ़ेगी, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एक तय एनर्जी या तय मोमेंटम के इलेक्ट्रॉन्स ही चुने गए थे या बनाए गए या भेजे गए थे, ठीक, इस्तेमाल किए गए। अगर आप इनकी वेवलेंथ बदलते हैं तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न पतला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा, लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता रहता है। और मतलब डी ब्रॉगली के सिद्धांत की पुष्टि एक और चीज़ से हो जाती है कि आप इसकी इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बदल दीजिए, ये पैटर्न ठीक उसी तरह बदलता है जैसे कि नॉर्मल डिफ्रैक्शन पैटर्न में बदलता है। ये उसकी एक और पुष्टि होगी। दीदी का सवाल है, when two waves interfere, how to understand this superposition of waves? I mean, what exactly is getting added? Okay. निधि का ये सवाल बहुत वाजिब है कि इसमें क्या ऐड हो रहा है। तो ये क्या ऐड हो रहा है, ये समझने के लिए मेरे ख्याल से हमको तीसरे सेशन की राह देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको समझाने में थोड़ा और समय लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे अगले सेशन के लिए एक सवाल है, या अगले सेशन की चर्चा के लिए एक मुद्दा होगा। ठीक है, अब चलते हैं उसके बाद वाले स्लाइड में। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई अगर उसकी मोमेंटम है तो उसकी एक वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लेकिन अब एक सवाल, बहुत ही सारा मजा किरकिरा करने वाला एक सवाल था। मजा ये था कि प्लैंक का जो हाइपोथेसिस था उसमें से एच उठा लिया, आइंस्टाइन के जो स्पष्टीकरण था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें से आपने पार्टिकुलेट नेचर को उठा लिया। डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था कि हर पार्टिकल के साथ वेव होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके डेविसन, जर्मर और थॉमसन और रीड, इन लोगों ने प्रयोग किए और ये पता लगाया कि भाई हाँ, इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन वेव टाइप बिहेवियर भी है। और ये सारे जो फॉर्मूले डी ब्रॉगली के वेवलेंथ वाले थे, प्लैंक का कांस्टेंट था,
ये बहुत सटीकता से उसमें बढ़िया बैठता है, अच्छा सा पैटर्न दिखता है। पैटर्न का जो गणित अगर आप लिखने बैठ जाए तो ठीक प्रकाश की तरह ये सब कुछ बन के आता है। अब मजा किरकिरा ये हो रहा है उसमें कि जैसे ही आपने किसी तरंग की बात की, तो तरंग की बात आप जब करते हैं तो आपके सामने जो चित्र बनता है वो एक विस्तारित, लंबा विस्तार जिसका हो, ऐसी कोई एक चीज, फैली हुई चीज, ठीक है। लेकिन जब आप कण की बात करते हैं तो आपके सामने क्या चित्र बनता है कि भाई एक कण है वो किसी एक तय जगह पर मौजूद है। अगर वो चल रहा हो तो उसका जो अ, उसका उसका जो मार्ग है, उसका जो पथ है, वो पथ आपको बिल्कुल तयशुदा तरीके से आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है। फर्क यह है कि तरंग तब बनती है जब वो फैलती है। किसी एक ही जगह पे तरंग कभी होती नहीं। क्या किसी ने ऐसा देखा है कि तरंग है लेकिन एक ही किसी स्थान पे है? और कोई जिसने एक ही कण पे, एक ही स्थान पे मौजूद तरंग को देखा हो, किसी भी तरंग को देखा हो? आप जो इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम था इंटरफेरेंस पैटर्न वाला, हाँ, उसका जब आप इलेक्ट्रॉन्स कम करते हो क्या होने वाला है बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या खाने से कम कम मात्रा में, यानी कि प्रोड्यूसिंग। हाँ, हाँ उसकी उसकी बात है, बात बाद में। मतलब मच मच लेटर, हाँ, मतलब आज नहीं शायद। ओके, ठीक है। सो ओके, दिस इज क्लियर हाँ, इफ यू आर वेटिंग फॉर दिस। ओके, हाँ। So basically a particle has a very definite position which you can define. If it is moving, you can define a very well defined position if you know the momentum, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मोमेंटम मालूम है तो आपको उसका पोजीशन भी मालूम हो जाएगा। लेकिन तरंग के साथ ये चक्कर है कि तरंग किसी भी, कभी भी किसी एक जगह पे मौजूद नहीं हो सकता। A wave is always present over a large spatial extent, मतलब एक ही स्थान पे नहीं होता है, अलग अलग स्थानों पे उसकी, कहीं पे वो उठा हुआ है, कहीं पे उतार है, कहीं पे चढ़ा हुआ है। इस तरह से जो उसका जो ऑसिलेशन है, वो ऑसिलेशन अलग अलग स्थानों पे जब मौजूद होता है तभी वो एक तरंग बनती है। किसी एक ही तय जगह पर तरंग बन नहीं सकती। तो ये जो भेद है पार्टिकल और वेव के बीच में, इस भेद में डी ब्रॉली का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन डी ब्रॉली के का जो कहना था उससे बाकी तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी। तो अब इसका इसका क्या हल निकले, मतलब ये जो तरंग है क्या ये कुछ अलग तरह की तरंग है? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा और हमको थोड़ी और हमको सोच हमारी आगे ले जानी होगी, और इसके लिए थोड़े से गणित की आवश्यकता है। तो ये हम अभी अगले एक दो स्लाइड में देखेंगे कि इन दो चीज़ों को अगर हमको एक साथ, उनका अगर कुछ मेल बनाना है कि एक कण के साथ जुड़ी हुई एक तरंग है, लेकिन चक्कर यह है कि तरंग फैली हुई है और कण जो है एक जगह, तय जगह पर, तो इनके बीच में कुछ, मतलब एक तरह से एक कॉम्प्रोमाइज कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। हाँ, तो अब देखिए कि यहाँ पे इस चित्र में सबसे ऊपर, या सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे नीचे जो है एक तरंग दिखाई गई है कि जिसका वेवलेंथ थोड़ा बड़ा है, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये तरंग लंबाई जो है वो घटती जा रही है। अब अगर इसके पहले वाले स्लाइड में आपने गौर किया होगा तो वो जो तरंग जो थी वो एक स्मूथ ग्राफ जैसा था, और इस ग्राफ का अगर आप इसको अगर इक्वेशन की तरह लिखेंगे तो इसका इक्वेशन निकल के आएगा y = sin of x। तो ये ऑसिलेशन है, और यहाँ पे जो अलग अलग जो वेव्स दिखाई दे रही हैं,
इन सभी के इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टाइप के हैं, लेकिन किसी का y इज इक्वल टू साइन 1x होगा, किसी का 1.5 होगा, किसी का 2x होगा, किसी का 3x होगा, इस तरह से। तो ये अलग अलग तरह के ये साइन वेव्स ही हैं जिनको प्लेन वेव भी कहा जाता है, लेकिन इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, इसलिए वो जो उसका फंक्शन है वो साइन 1x 1.5x 3x 7x इस तरह से अलग अलग है। फिर वापस उस पहले वाले स्लाइड पे चलते हैं, एक स्लाइड पीछे। अब ये जो वेव है, इसी पर अगर मैंने कोई दूसरा एक वेव बना दिया जिसका वेवलेंथ कम हो, तो होगा ये कि ये जो लैम्डा दिखाया गया है उसके बीच का फासला कम हो जाएगा। मतलब ये वेवलेंथ जो है ऐसे आड़े में सिकुड़ जाएगी, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजॉन्टल में सिकुड़ जाएगी अगर मैं वेवलेंथ घटाता हूँ। अगर वेवलेंथ बढ़ाता हूँ तो ये वेव हॉरिजॉन्टली फैल जाएगी, ठीक है, आड़ी फैल जाएगी, खड़े में कुछ नहीं होगा, आड़े में वो फैल जाएगी। तो इसी तरह से अगले स्लाइड पर है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के वेव्स दिखाई देते हैं। तो सबसे नीचे वाले में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, उससे कम वेवलेंथ, उससे कम वेवलेंथ। अगर मैं इन सब को जोड़ दूँ, ठीक है, जस्ट उस पहले वाले ग्राफ में ऐसे बहुत सारे वेव्स बना के उन ग्राफ्स का एडिशन कर दूँ, तो उसका आकार कुछ दाएं ओर जैसे दिखाया गया है वैसा बनता है। तो ये जो मैंने दिखाया है ये कुछ, इसमें कोई जादू वादू नहीं है। इसका इक्वेशन लिखो, इसको ऐड कर दो, तो दाईं ओर जो वेव की तरह बना हुआ है उस तरह का एक आकार बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं वेव पैकेट, क्योंकि इसमें कई सारे वेव्स को जोड़ के एक कोई नई एंटिटी बनी हुई है, ठीक है, नया कोई शख्स है। लेकिन इस शख्स की खासियत ये है कि इसमें जो तरंग है उस तरंग की जो एम्पलीट्यूड है, कितनी बड़ी तरंग है, वो बड़ी तरंग कहीं बड़ी है कहीं छोटी है। पहले क्या था, पहले हर जगह पर सारी तरंग जो थी, सारे तरंगों की जो एम्पलीट्यूड थी वो एक जैसी थी, लेकिन इस वेव पैकेट में वो सब एक जैसे नहीं है, कहीं पे उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कहीं पे कम है। बात समझ में आ रही है? वेव पैकेट का मतलब समझ में आ रहा है? स्पेशल प्लीडिंग लग रहा है। स्पेशल प्लीडिंग, यू आर मेकिंग अप अ थियरी टू फिट द फैक्ट्स। नो वेट विल कम थ्रू। नहीं मतलब आई एम जस्ट सेइंग। मेरे ख्याल से ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है सबको, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। In the idea of how मतलब a wave can act like a particle, no? तो अगर बहुत सारे waves जुड़े हैं तो wave का एक जगह ज़्यादा presence होगा, मतलब मोटे-मोटे इसमें। So then you can consider it a particle. Consider it a particle, ठीक है। तो यही मतलब ये सब जो खिटपिट है, इस खिटपिट के पीछे यही एक सोच है कि अगर आप बहुत सारे इस तरह से तरंगों को जोड़ दें तो उससे जो नई तरंग जो बनती है, जिसको हम वेव पैकेट बोलते हैं, वो काफ़ी अलग होती है। उसमें वो कहीं पर किसी बहुत छोटे विस्तार में, जैसे जिसको डेल्टा एक्स बोला गया है उसी डायग्राम में। अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट, आई थिंक यू शुड वेट फॉर मोर रिस्पॉन्सेस। ओके बिकॉज बहुत ठीक है, मतलब a very heavy silence from everyone else. Yes, there is a heavy silence. But let us go to slide 18 anyway. I'm sorry, slide 19. सबके कनेक्शन टूट गए क्या? Hypothesis for heavy silence. ओवरडोज हो रहा है, ओवरडोज हो रहा है। नहीं, एक और क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट, देयर इज अ क्वेश्चन, लेट मी जस्ट गो बैक टू द कमेंट्स। मेरे इसमें कमेंट्स डिसअपीयर होते रहते हैं। हाँ, मेरे में भी हो रहा है, लेकिन अभी व्हेन टू वेज इंटरफेयर वाला है। नहीं, ये जो नितिका है, लेकिन अनलाइक लाइट इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फिक्स नहीं है, उसकी स्पीड के साथ बदलेगी। हाँ, वो बोल दिया मैंने, उसका
You are choosing. Oh, I'm sorry, I missed. You are choosing electrons Okay. of a particular energy, so their momentum is also fixed. So the wavelength is also fixed. और संजय का एक क्वेश्चन है, हाँ, जो हम जब हम प्रकाश पुंज प्रकाश कहते पुंज, हैं, हाँ, उसमें भी वेव पैकेट होगा. हाँ, ठीक है, गुड 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 गुड, आई लाइक दिस क्वेश्चन, वेरी गुड. जिससे जो हम प्रकाश पुंज कहते हैं, क्या उसमें भी वेव पैकेट होगा? ये संजय का सवाल है. हाँ, तो अभी संजय, तुमने जो सवाल ये पूछा है, इस सवाल के साथ लोग कुछ 50 साल तक जूझ रहे थे कि यदि हम ये डी ब्रॉली वाले वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के लिए इस तरह से वेव पैकेट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या फोटॉन भी एक वेव पैकेट है? और यदि वो वेव पैकेट है, तो मैक्सवेल के इक्वेशंस में उसमें से जो वेव निकल के आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आती है, उसका और इस फोटॉन वाले वेव पैकेट का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है? ये एक बहुत बहुत जटिल सवाल था, और इसमें से निकल के आया क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स की अगली कड़ी है. और इसको सुलझाने में मेरे ख्याल से क्यूडी, हाँ, कुछ 1900 मेरे ख्याल 70-74 तक लोग जूझते थे, 74 तक मेरे ख्याल से. और शायद रिचर्ड फाइनमैन का नाम सुना होगा. तो रिचर्ड फाइनमैन ने क्यूडी पे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत सारा काम किया था, और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी काम के लिए. तो फोटॉन वेव पैकेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, और जो क्वांटम मैकेनिक्स हम अभी बात करने जा रहे हैं, इन सब को बांधने वाली जो थियरी है वो है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स. और उसको बनने में काफ़ी, मतलब हम जिन दिनों की बात कर रहे हैं वहाँ से लेके लगभग 50 साल का समय बीत गया था. हिमांशु, हाइपोथेसिस का क्या हुआ? भाग्यश्री, सारे वेव मिला के वेव पैकेट कैसे बना वो नहीं समझा. ओके. हाँ, निधि सेइंग कि हाउ दिस वेव पैकेट कुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल. वेव पैकेट भी तो एक प्लेस पे फिक्स नहीं होगा. सही है, सही है, दोनों सवाल सही है. तो उसका हल हमारे अगले आने वाले 1-2 स्लाइड्स में होगा शायद. चले आगे. ओके, I think we can go ahead. Okay, so if you can't see the presentation, go to slide 18, slide 19. Okay. तो ये जो हमारे कई सारे प्लेन वेव्स जो है, तो उसमें से जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ जो मोमेंटम है वो डी ब्रॉली के हाइपोथेसिस से मान लीजिए कुछ p है, तो उससे कम वाले का 1.2 p होगा, उससे और भी कम वेवलेंथ वाले का 1.5 p होगा, और भी कम वेवलेंथ वाले का 2 p होगा, और भी कम वाले का 2.5 p होगा, जैसे इस चित्र में दिखाया गया. लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग अलग मोमेंटम वाले वेव्स हो सकते हैं, और इनको एडअप करने से एक वेव पैकेट बना. अब इस वेव पैकेट की खासियत देखो, जो निधि का अभी जो सवाल था कि वो वेव पैकेट भी कहीं भी हो सकता है. हाँ, वेव पैकेट कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अगर उसकी एम्पलीट्यूड देखेंगे तो उसकी एम्पलीट्यूड एक बहुत छोटे स्पेशियल रीजन, मतलब उसका जो पोजीशन है एक्स, जो उसकी पोजीशन है जो हमने पहले भी दिखाई थी, उस पार्टिकल की एक गोला जो हमने x0 पे दिखाया, तो इस वेव पैकेट की जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड अगर आप ध्यान देंगे उस पर, तो किसी एक ही जगह पर बहुत बड़ी है, और वहां से आप अगर बाएं या दाएं ओर अगर खिसकते हैं तो ये वेव, उस वेव की एम्पलीट्यूड तेजी से घट जाती है. तो हम अब ये कहेंगे कि भाई जहां पर वो कण है, जहां पे वो हमारी जो गेंद थी, जो कण था, वो जहां पर है, वो जो जगह है, उस जगह पर इस तरह का एक वेव पैकेट मौजूद है, बजाय इसके कि उसमें
एक ही वेव हो, जैसे कि डी ब्रॉगली ने माना था, उसके बजाय हम ये मानेंगे कि अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव्स इकट्ठे आकर वहां पर एक वेव पैकेट बना है। इसका क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जो उस कण की जो पोजीशन है, एक्स पोजीशन, उसका एक्स नॉट जो लिखा हुआ था, उस पोजीशन पर मौजूद एक वेव पैकेट हमको मिल गया, बजाय इसके कि पूरी दुनिया भर फैला हुआ एक वेव। तो उस दुनिया भर फैले हुए वेव के बजाय हमारे पास एक लोकलाइज्ड, उसी जगह के इर्द गिर्द जो मौजूद है, ऐसा एक वेव पैकेट मिल गया। ये फर्क समझ में आ रहा है एक वेव में और वेव पैकेट में? ओके, हाँ, ओके, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ठीक है, फिर से एक बार स्लाइड नंबर 19 पे बाएं हाथ का चित्र देखो। नीचे वाली वेव की कुछ वेवलेंथ है और उस वेवलेंथ के लिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से कोई एक मोमेंटम होना चाहिए उस पार्टिकल का। दूसरी जो वेव है उसकी वेवलेंथ कम है, तो उसकी जो उसके साथ जुड़ी हुई जो मोमेंटम है वो 1.2 p है, लेकिन उसकी वेवलेंथ कम है। इस तरह से हमने वेवलेंथ को घटाते गए हम, और साथ साथ ये भी उसके साथ हुआ कि भाई ये ऊपर वाली वेव अधिक मोमेंटम वाले पार्टिकल की है और नीचे वाली वेव जो है वो कम मोमेंटम वाले पार्टिकल की। ऐसे तमाम वेव्स को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, जोड़ना मतलब सिंपल मैथमेटिकल एडिशन, जिसकी जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड्स को हर जगह पे जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ने से होता ये है कि इस तरह से एक नई वेव बनती है कि जिसमें एम्पलीट्यूड हर जगह पर बराबर नहीं है, उसकी एम्पलीट्यूड कुछ जगह पर, एक बहुत ही सीमित जगह पर ज़्यादा है और बाकी हर जगह पर उसकी एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है। इसको हम वेव पैकेट बोलते हैं। वेव पैकेट का जो फैलाव है, वो फैलाव, उसका मतलब ये कि वेव पैकेट की जो एम्पलीट्यूड है वो कहाँ तक फैली हो, कहाँ कितने फासले तक उसकी एम्पलीट्यूड आपको देखने को मिलती है, उसको वो डेल्टा एक्स दिखा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ दीदी, ओके, हाँ। लेकिन तो हमारी जो समस्या थी कि जो हमारा पार्टिकल, जिसको हमने देखा था, स्लाइड नंबर 17 पे देखा था, किसी एक तय जगह पर एक हमारा पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसी तय जगह पर ये जो वेव पैकेट का जो अस्तित्व है वो उसी एक्स नॉट के इर्द गिर्द उसकी एम्पलीट्यूड बनी हुई है, बाकी सब जगह उस वेव पैकेट की कोई एम्पलीट्यूड नहीं है। तो ऐसा वेव पैकेट अगर हम बना लेते हैं तो ये वेव पैकेट हमारे पार्टिकल के साथ उसका मेल बनाने की ये एक जरिया है या ये एक तरीका है। सो a particle whose position is known corresponds to a wave packet rather than an infinite wave. डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस में ये इनफाइनाइट वेव था जो हमारे बाएं हाथ के चित्र में है, लेकिन उसमें जो समस्या है उसको हटाने का ये एक जरिया है कि आप उसको वेव पैकेट की तरह मानो। देन द वेव पैकेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मोमेंट, टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब एक समस्या सुलझाते हुए एक नई समस्या इसमें खड़ी हो गई है कि अगर आप फिर से वो बाएं हाथ के चित्र को देखेंगे तो ये अलग अलग वेव्स जो है, ये अलग अलग वेव्स के साथ जुड़े हुए मोमेंटम अलग अलग है। इसका मतलब ये जो वेव पैकेट बना है ये किसी एक तय मोमेंटम के पार्टिकल को दर्शाने वाला वेव पैकेट नहीं है, इसमें मिलावट है, कई सारे मोमेंटम की मिलावट है।
ये बात समझ में आ रही है? So it is not matching with that of a single electron? Of a particle with a single valued momentum. So it can't be that of a single electron. मतलब हाँ ठीक है. Single valued momentum actually. Normally you would think of a particle as having a definite momentum. हाँ, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे वो नहीं. Correct. That is the right way of putting it. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं. नहीं आते तो आगे बढ़ सकते हैं. Okay, let's go to slide 20. So slide 20 summarizes what we just discussed. कि अगर आप उस एक इनफाइनाइट वेव की जगह एक सकरा वेव पैकेट बनाते हैं, then that wave packet represents multiple waves of multiple momenta, which means a large range of momentum values. अगर आप उसको चौड़ा रखते हैं, जैसे कि अगर इनफाइनाइट वेव हो तो एक ही मोमेंटम होगा. सकरा अगर वेव पैकेट है तो कई सारे मोमेंटम उसमें ऐड हो गए. तो बेसिकली वो जो डेल्टा एक्स जो है, द स्प्रेड ऑफ द वेव पैकेट डिपेंड्स inversely on the range of momenta that you are considering. आपने कई सारे मोमेंटम वाले वेव्स अगर इकट्ठे किए हो तो आपके वेव पैकेट का फैलाव बहुत छोटा, बहुत सकरा बन जाता है. और ठीक विपरीत आप अगर एक ही मोमेंटम लेते हैं तो आपका वेव पैकेट पूरा फैल जाता है. कुछ आ रही है बात समझ में या नहीं? इससे पहले वाला स्लाइड फिर एक बार देख लें. इंट्यूटिव लग रहा है. हाँ, काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है. काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है. हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स इज काउंटर इंट्यूटिव. See, if you add multiple waves, that means when I say multiple waves, I mean waves of different wavelengths, then you get a narrow wave packet. If you have only one wave, a fixed wavelength, the wave is very, very broad. In fact, if there is a single wave, then the wave is infinite. And if you have multiple wavelengths present, the wave packet becomes narrow. So which means ये जो डेल्टा एक्स जो है, ये डेल्टा एक्स अगर छोटा है तो आपके पास बहुत सारे पी वैल्यूज हैं, और डेल्टा एक्स अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके पास बहुत कम पी वैल्यूज हैं, वो वेव पैकेट बनाने वाली वेव्स. ठीक है, तो चलते हैं वापस अगले स्लाइड पर. So this is an important observation, important result of whatever de Broglie was trying to formalize. तो de Broglie का जो उसकी एक जो सोच थी, उसने एक जो कल्पना रखी थी कि भाई हर कण के साथ जुड़ी हुई एक तरंग होती है. तो वो तो डेविसन जर्मन ने तो, या बाकी जो थॉमसन वगैरह, ये लोगों ने प्रयोगों के सहारे ये बात तो देख ली कि हाँ उसमें कोई वेव बनती है. लेकिन फिर बाद में उसको और बारीकी से देखने से ये पता चला कि इसमें और भी बारीकियां हैं. लेकिन उन बारीकियों को समझते समझते एक बात और निकल के आई कि आप अगर बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव्स को इकट्ठे करते हैं तो पार्टिकल पोजीशन और वेव एम्पलीट्यूड का कुछ तालमेल बनाया जा सकता है. लेकिन वो तालमेल बनाने के चक्कर में ये होता है कि भाई आपको अगर
जो पोजीशन है, वो पोजीशन अगर आपको बहुत सटीकता से अगर बतानी हो या दर्शानी हो इन वेव्स के जरिए, तो आपको बहुत सारे मोमेंटम वाले वेव्स उसमें जोड़ने पड़ते हैं। तो ये जो एक तरह से क्या कहना चाहिए, मतलब एक तरफ आपका मुनाफा हो रहा है, एक दूसरी तरफ घाटा हो रहा है। इसको बहुत अच्छी तरह हाइजेनबर्ग ने समझाया था, जो कि अगले स्लाइड में लिखा गया है। हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि ये जो क्या कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंटरिटी है, कि आपके पास अगर बहुत सारे मोमेंटम वेव्स हैं, बहुत सारे मोमेंटम वाले वेव्स हैं। निधि नेक्स्ट स्लाइड, हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड 21 नंबर। हाँ, तो ये जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है कि अगर आपके पास एक तय जगह पर एक पार्टिकल हो, या उस पार्टिकल की का स्थान जो है वो आपको बहुत सटीकता से अगर आपको पता लगाना हो, और उसके साथ जुड़ी हुई जो डी ब्रॉली वाली वेव है वो किस तरह की है ये बताना हो, तो आपको बहुत सारे मोमेंटम वाले वेव्स को जोड़ना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि डेल्टा एक्स अगर आप छोटा बनाते हैं तो आपकी पी की रेंज बढ़ती है, मतलब बहुत सारे पी वैल्यूज उसमें आना चाहिए। तो इसका मतलब डेल्टा पी जो है, पी की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होगी। अब मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये एक दूसरे के विपरीत अनुपात में चलते हैं। आपको डेल्टा एक्स अगर घटाना है, मतलब उस वेव पैकेट को सकरा बनाना है, तो आपको बहुत सारे पी वेव्स को जोड़ना पड़ेगा। और डेल्टा एक्स अगर आप बहुत चौड़ा रखते हैं तो एक आध पी वैल्यू या कुछ पी वैल्यूज को जोड़ के आप उस तरह का वेव पैकेट बना सकते हैं। और इस रिश्ते को, मतलब डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का जो एक आपस में जो रिश्ता है वो लिखा गया है इस इक्वेशन में, जिसको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी इक्वेशन या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, कि यू कैन नॉट हैव अ पार्टिकल whose position and momentum are known with indefinite accuracy। मतलब आप अगर डेल्टा पी की एक्यूरेसी को अगर बढ़ाते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप एक ही तय मोमेंटम वाले पार्टिकल को एक ही तय मोमेंटम वाले पार्टिकल को अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो आपके लिए तब संभव होगा जब आप उसकी पोजीशन के बारे में कम जानेंगे, या उसकी पोजीशन आपको एक्यूरेटली नहीं मालूम होगी, डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा। कुछ जच रही है बात या उल्टा पुल्टा लग रहा है सर? It may take time to digest. I know. I think ये जो uncertainty principle है, we all studied it. What we need to, मतलब जहन में ये क्यों कहाँ से आया वो that has to be, I mean that may take some time. हाँ, हिमांशु का ये सुझाव है कि अगला सेशन यहीं से शुरू करते हैं। आई एग्री विद हिम, आई एग्री विद हिम। So once again, you'll give us some questions which help us figure out if we forgot the argument. Okay, so 3 take home messages आज के लिए, ठीक है। एक तो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was able to connect the particulate nature of light, the particulate nature of matter into one equation.
दूसरा ये था कि डी ब्रॉयली ने ये हाइपोथेसिस रखा कि उससे पहले प्लैंक का एक हाइपोथेसिस था कि ऑल एनर्जी इज इन मल्टीपल्स ऑफ अ सर्टेन नंबर कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट। तीसरा ये था कि डी ब्रॉयली ने कहा कि भाई अगर प्रकाश के कण और तरंग दोनों होते हो तो कणों की भी तरंगें होनी चाहिए, पदार्थ के कणों की भी तरंग होनी चाहिए, और उसके लिए उसने एक हाइपोथेसिस रखा। और उसके साथ उसकी क्या मतलब वो जो तरंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी उसने कुछ अनुमान रखा था, जो कि डेविसन जर्मर और थॉमसन के इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग वाले इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन वाले प्रयोगों से वो बातें अच्छी तरह समझ में आई। तीसरी बात यह है कि जो हमने वेव पैकेट वाला जो मुद्दा रखा कि डी ब्रॉयली के सुझाव में जो दिक्कतें थी या उसके साथ जुड़े हुए कुछ बाकी जो नए सवाल जो निकल के आ रहे थे, मोस्टली रिलेटेड टू लोकलाइजेशन, कि भाई किसी एक चीज़ की आप तय स्थान आप नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो तरंग है तो फैला हुआ है और कण है तो एक जगह पे मौजूद है। तो ये जो जो बहुत ही भिन्न तरीके के जो वर्णन है, उनके बीच में कुछ एक उनको जोड़ने का जो एक तरीका था वो एक वेव पैकेट के जरिए हमने देखने की कोशिश की। लेकिन वेव पैकेट की जो कल्पना है उस कल्पना को मान लेते हैं तो उसमें से एक नया आयाम निकल के आता है। वो ये है कि अगर आपके पास कोई कण हो जिसका स्थान आपको बहुत ही सटीकता से एक्यूरेटली अगर आपको पता लगाना हो, तो आप उसके मोमेंटम के बारे में जो आपकी उसकी जानकारी है वो जानकारी आपकी उतनी सटीक नहीं रह पाती, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता, मतलब फैलाव आ जाता है। पी की वैल्यू एक कोई तय वैल्यू ना होते हुए वो और फैल जाती है, और डेल्टा पी अगर बढ़ जाए, मतलब मोमेंटम स्प्रेड अगर बढ़ जाए, तो पोजीशन आप एक्यूरेटली लिख सकते हैं, क्योंकि आपका वेव पैकेट जो है वो और भी सकराव कर जाएगा। और उसके ठीक विपरीत अगर आप एक इन्फाइनाइट वेव मानते हैं जिसका कोई पोजीशन तय नहीं है, तो उसकी मोमेंटम सिंगल वैल्यूड होगी, तो डेल्टा पी आपको बहुत छोटा होगा, पी आपको बहुत बारीकी से पता चलेगा। ये कुछ 4-5 चीज़ें हमने आज देखी। आज हम यही रुक जाएंगे और इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे हम अगली बार फिर से आएंगे, उसकी थोड़ी और चर्चा करेंगे। I think that's okay. हाँ ठीक है। हाँ। किसी को सवाल हो तो सवालों की चर्चा हो सकती है, अदरवाइज बाय बाय। I think थोड़ा सोचने के बाद ही सवाल आएंगे। हाँ मुझे वैसे लग रहा है। अच्छा, हिमांशु ने कह दिया निकल जाओ, थैंक्स बोल दिया उसने। Okay, bye everyone. Thanks boss, that is fun. Okay, I hope it was fun. I hope it wasn't too what shall I say? Too नहीं, heavy तो था, It wasn't. क्या था क्या? It wasn't fun or it wasn't heavy? It wasn't heavy. It was heavy. No, it was a little bit heavy, but like कुछ समझ आया काफी कुछ. अच्छा ठीक है। And imagine ये सब 11th-12th में बच्चों को सिखाते हैं। नहीं, बच्चों को ये सब वही सोच रही थी. नहीं, बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं, बच्चों को बस 3 फॉर्मूले रटाते हैं बस। हाँ, but you're supposed to मतलब वो सारा wave equations of 11th-12th में पढ़ाया था हमें। हाँ। My friend who's teaching 11th-12th says कि हम करा तो देते हैं लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, मतलब that is what I would imagine. और ये मतलब पिछले कुछ इसमें वो पहले मेरे ख्याल से मैंने 2nd ईयर या 3rd ईयर बीएससी में पढ़ा था, 3rd ईयर बीएससी, और उसके बाद फिर कभी पता नहीं 12वीं तक था, अब 11वीं में आ गया है। ओके ठीक है, चलो ओके बाय, थैंक्स, बाय. How do I leave the meeting?
एक फोन का वो होगा नीचे ऑडियो के पास, उस पर क्लिक कर दो तो वो चला जाए, मतलब क्लोज हो जाएगा। ओके 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 करा। बाय बाय। हाँ मुझे जाना है शाह को हेल्प करने। बाय। बाय।